तो आज हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि 1857 की क्रांति के बारे में वीडियो बनाइए, तो हम लोग इन शॉर्ट सिर्फ 1857 की क्रांति के विषय में बात करेंगे। वैसे अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहें तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक मेरा जो वीडियो होगा कोर 1857 के बारे में ही होगा, सिर्फ उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1857 की क्रांति के ढेर सारे कारण थे। उसमें सबसे बड़ा कारण था सैनिकों का असंतोष। हालांकि इसके अलावा बड़े कारण थे, जैसे रिलीजियस कारण थे। यहाँ पे मिशनरियों का प्रचार बढ़ते जा रहा था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही आहत थे। इसके अलावा कुछ सोशल रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे कर रहे थे, जैसे सती प्रथा को बंद किया। हालांकि वो एक अच्छा कदम था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के सामाजिक मामलों में अंग्रेज़ कुछ ज़्यादा ही अड़ंगा लगा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग कहीं ना कहीं आहत थे। इसके अलावा यहाँ के राजाओं से तो पहले से ही उनके संबंध बहुत सारे राजाओं से ख़राब चल रहे थे। आप उसके पहले देखेंगे कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, फिर उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। तो कहीं ना कहीं बड़ी शक्तियों से उनके मतभेद वैसे ही चल रहे थे, कुछ शासक उनके समर्थन में भी थे। इसी समय 1856 में 1856 के पहले 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी आए थे, तो उस समय एक नीति लेकर के आए थे जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति, जिसमें यह व्यवधान किया गया था कि जिस किसी राजा के अपने पुरुष संतान नहीं है, यानी राजकुमार नहीं है, उनकी अपनी संतान नहीं है, उस राज्य को अंग्रेज़ों के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों ने कई सारे जो है अपने चाल चलना शुरू किया उन्होंने, और यहाँ के कई राजकुमारों की हत्या में वे लिप्त पाए गए। यानी राजकुमारों को रास्ते से हटाकर और फिर उनके राज्यों को अपने में मिला लेना। सबसे पहले उन्होंने हड़प नीति के तहत सतारा को हड़प लिया था, फिर उसके बाद तो लाइन ही लगा दी इन्होंने, संबलपुर को भी हड़प लिया। उसके बाद में झांसी पर भी इनकी नज़र थी, अवध पर कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया। तो इन्हीं सब कारणों से, और मेन जो कारण था सैनिक असंतोष, जिसमें सैनिकों का, भारत से जो सैनिक होते थे उनका न तो सैलरी बढ़ता था, न तो ओहदा बढ़ता था, और न ही उनको अहमियत दिया जाता था। उनको जबरन समुंदर पार करके दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजा जाता था, और जब उनकी शहादत वहाँ हो जाती थी तो उनके मृत शरीर को भारत भी नहीं लाया जाता था। ये सारा कुछ जो था उनके साथ असंतोष था। उस समय एक तरह से कहिए कि बारूद में चिंगारी का जो काम किया है वो है उनकी तत्कालीन जो हथियारों वाली जो नीति आई थी, जिसमें उन्होंने पुराने राइफ़ल को बदल करके और नया एनफील्ड राइफ़ल 1856 के अंत में उन्होंने लागू किया था। उसकी जो गोली कहिए या कारतूस जो आती थी, उस पर चर्बी की परत चढ़ी होती थी, और वो चर्बी गाय और सूअर की चर्बी को मिलाकर बनाया जाता था। जब ये खबर भारतीय सैनिकों को मिलती है तो भारतीय सैनिकों का रोष अचानक से फट पड़ता है और सब लोग इसका विरोध करते हैं। और सबसे पहला विरोध करते हैं 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे ने विरोध किया। अपने उच्च अधिकारियों पर उन्होंने, जब उन पर जोर लगाया गया कि नहीं आपको ये कारतूस प्रयोग करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने अपने ही बड़े अधिकारियों पर गोली चला दी, और परिणाम रहा कि उनको पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद उनको कहा गया कि तुम ही हमारा डिफेंड करोगे, अर्थात अंग्रेज़ों ने कहा कि तुमने अफवाह उड़ाई है कि इसमें चर्बी है, अब तुम ही हमें डिफेंड करो और सबको बताओ कि इसमें कोई चर्बी नहीं है, तब हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। पर मंगल पांडे झुकते नहीं हैं, और 8 अप्रैल को, ठीक उसके 10 दिन बाद या 9 दिन बाद, 8 अप्रैल 1857 को ही उनको फांसी दे दिया गया, ताकि भारत के सैनिकों में डर का माहौल बने और सब लोग अंग्रेज़ों की बात माने। परंतु होता इसका उल्टा है, विरोध की आग और ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसके कारण उनका कोर्ट मार्शल करके उनको जेल में डाल दिया गया। इससे भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि भारतीय सैनिक राइफ़ल का प्रयोग करने लगेंगे, परंतु अंग्रेज़ यहाँ गलत साबित होते हैं और भारतीय सैनिक फिर भी नहीं दबते। और इस घटना ने तो और यहाँ के सैनिकों के ज़ख्मों को कुरेद कर रख दिया, और 10 मई 1857 को वहाँ मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया। अपने सैनिकों को, जो उनके साथी सैनिक थे, उनको जेल से निकाला, शस्त्रागार लूटा, और सारे हथियार लूट करके वहाँ से कूच कर जाते हैं दिल्ली की तरफ। और 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुँचकर वहाँ पर मुग़ल बादशाह जो अंतिम बादशाह साबित हो गए, उसके बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे,
उनको अपना नेता घोषित कर देते हैं और नेता घोषित करने के बाद दिल्ली से विद्रोह फूट पड़ता है। दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं बख्त खान, जो कि उस समय मुगल सेना के सेनापति थे। इसके बाद यह विद्रोह बढ़ता चला गया। अवध से बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके उनकी संरक्षिका बन गई और अवध से उन्होंने विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया। कानपुर से नाना साहब, जिनकी पेंशन अंग्रेज़ों ने बंद कर दी थी और कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्सी थी जो बादशाहत की, वो भी पहले ही जा चुकी थी और जो पेंशन आ रहा था वो भी उनसे उसको बंद कर दिया गया था। तो नाना साहब के मन में भी बहुत ज़्यादा असंतोष था। उन्होंने कानपुर से नेतृत्व संभाल लिया और झांसी को बिना वारिस का बताकर अंग्रेज हड़प ही रहे थे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक गोद लिए पुत्र को वारिस घोषित करके और झांसी से नेतृत्व संभाल लिया। बिहार से जो शाहबाद जिला था, उस समय आज का भोजपुर जिला है, वहाँ से कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व संभाला और विद्रोह की अग्नि पूरे देश में, यानी कि पूरे देश तो इसको नहीं कहेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, दिल्ली तक ये जो इलाके रहे विद्रोह में बहुत ज़्यादा लिप्त थे। साउथ इंडिया में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा गया, न पूर्वोत्तर में देखा गया, न उत्तरी भारत में, और पश्चिमी भारत में तो लगभग 9 के बराबर था, जो कि पंजाब का इलाका आप कह सकते हैं। और उस समय पाकिस्तान भी भारत में शामिल था, तो उस क्षेत्र में भी इस विद्रोह का कुछ विशेष असर नहीं देखने को मिला, जिसके कारण यह जो विद्रोह रहा वो स्थानीय लेवल पर ही रह गया और अंतिम में यह विद्रोह विफल होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने जिस मेन कैप्टन को जिसको चुना था उसका नाम था कैंपबेल। हालांकि अलग अलग जगह पर अलग अलग कैप्टन्स ने या कहिए कि सेना नायकों ने इसको दबाया है, जिसमें झांसी की रानी से जिसका सामना हुआ था, जिसने झांसी की रानी की पावर को न्यूट्रलाइज़ किया और झांसी की रानी की जो है हत्या हो गई या कहिए कि वो शहीद हो गई, वो थे कैप्टन ह्यूरोज। और बिहार में ली ग्रांड ने जो है कि विद्रोह को दबाने का काम किया था। इसके अलावा पटना में विलियम टेलर ने दबाया था इस विद्रोह को। और विद्रोह के विफल होने का जो मेन कारण था वो था कि कोई यूनिटी नहीं थी क्रांतिकारियों में। सबके अपने अपने मकसद थे और सभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ रहे थे। एक नेतृत्व नहीं था, सबका नेतृत्व अलग अलग लोग कर रहे थे और सबका अलग ही एक कहिए कि उद्देश्य था। और अंग्रेज़ों ने इसको भांप लिया और कहीं ना कहीं धीरे धीरे पहले उन्होंने सैनिकों की कुछ मांगे पूरा कर दिया, जिससे कुछ सैनिक विद्रोह से हट गए। उसके बाद कुछ राजाओं की मांगों को पूरा कर दिया तो कुछ राजा हट गए और कुछ राजाओं ने तो अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया। उदाहरण के लिए सिंधिया ने, ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इसके बारे में खुद लॉर्ड कैनिंग ने ऑथेंटिक रूप से कहा था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो रातों रात हमें अपना बोरिया बिस्तरा लेकर भारत छोड़ देना पड़ता। परंतु सिंधिया ने तन मन धन से अंग्रेज़ों की सहायता की थी। इसके अलावे में अगर आप विफलता के कारण को देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्रांति जो है स्थानीय स्तर का रह गया था और कोई बेहतरीन नेतृत्व इसमें मिला नहीं। इसके अलावा अंग्रेज़ों का सैन्य संगठन और तकनीकी तौर पर आगे होना भारतीयों के हार का एक बहुत बड़ा कारण बन गया, क्योंकि भारतीय लूटे हुए हथियार से लड़ रहे थे जबकि अंग्रेज़ों के पास अपनी फैक्ट्री थी। तो किसी तरह से थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि भारतीयों के पास जो लूटा हुआ हथियार है वो ख़त्म हो और उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें दबा दिया जाए। वो सफल भी होते हैं। कुछ दिनों बाद भारतीयों के पास ये हथियार कम हो जाते हैं और अंग्रेज़ उन पर हावी हो जाते हैं। इसके अलावा सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, बिहार में दरभंगा महाराजा, इसके अलावा हथुआ महाराजा जैसे बहुत सारे राजा थे जो अंग्रेज़ों के तरफ से ही अपने ही लोगों को दबा रहे थे। हालांकि विद्रोह सफल तो नहीं हुआ, परंतु इसने अंग्रेज़ों को अंदर से झकझोर कर रख दिया और अंग्रेज़ मजबूर हो गए इस बात पर सोचने के लिए कि भारत में कुछ न कुछ सुधार करना होगा। इसी सुधार के क्रम में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को भारत शासन अधिनियम 1858 जारी किया गया, जिसके तहत भारत से कंपनी का जो राज था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था उसको ख़त्म कर दिया गया और शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर में कर दिया गया। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वफादार राजाओं की सत्ता और रियासतें बरकरार रहेंगी, सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर भर्तियां होंगी। और इसके अलावा में उन्होंने जो उनकी सेना थी उसको दोबारा से रिफॉर्म किया, जिसमें पंजाब से सिखों को और पठानों को ज़्यादा वरीयता दी गई और बंगाल, बिहार और दिल्ली क्षेत्र के हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या काफ़ी घटा दी गई, क्योंकि विद्रोह में यही लोग शामिल थे। जबकि सिखों और पठानों ने
अंग्रेज़ों का तहे दिल से कहिए कि सहायता किया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। अब हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स को देखेंगे कि इसमें हमको याद क्या कर लेना है। तो ये जो लास्ट में जो मैं पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ, इसको आप ठीक से कहीं नोट डाउन कर ले और इसको याद कर ले। जब विद्रोह हुआ तो इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामरस्टन। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब ये 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और चूँकि हम बिहार से हैं तो फिर बिहार के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे उस समय पटना के कमिश्नर कौन थे? तो विलियम टेलर थे, और इसी विलियम टेलर ने पीर अली को फांसी दिलवाया था, और इसी ने चाल चली थी किसी प्रकार से वीर कुंवर सिंह जी को न्यूट्रलाइज़ करने की, पर ये सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके अलावे में हम लोग देखेंगे कि कानपुर से विरोध का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे ने। इसके अलावा में आप कुछ और बात ध्यान रख सकते हैं, जैसे अवध से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब बनाने के लिए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ग्वालियर के सिंधिया उस समय अंग्रेज़ों के साथ थे। इसके अलावा में हाँ, कुछ और बातें हैं जो इस क्रांति से आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे इस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। हालांकि इसके पहले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई तरह के कारण मौजूद थे, परंतु तत्कालीन कारण में मेनली जो याद रखना है वो है चर्बी वाला कारतूस। इसके अलावा में आप कुछ और बातें याद रख सकते हैं, जैसे नाना साहब का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम था धोंधू पंत, और तात्या टोपे का जो ओरिजिनल जो नाम था वो क्या था? तो उनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लें।